हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने एकल रेखा छिद्र प्रयोग से विवर्तन का प्रतिरूप देखा था। वहां पर निम्निष्ट कब बनता है, गौड़ उच्चिष्ट की स्थितियां पढ़ी थी, केंद्रीय उच्चिष्ट कब बनता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई के बारे में बात की थी। यहां पर देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हमारा डिस्कशन यहां से शुरू हुआ था और यहां पर जो फार्मूले निकल के आए थे वो आई थिंक पता होंगे, याद हो गए होंगे अब तक। ये होती है कोणीय स्थिति एनवे निम्निष्ट की, और यहां पर लिखा गया था कोणीय स्थिति किसकी, एनवे गौड़ उच्चिष्ट की। यहां पर एनवा गौड़ उच्चिष्ट था। ये क्या था, एनवा गौड़ उच्चिष्ट था, एनवा गौड़ उच्चिष्ट था। तो इसकी स्थितियां यहां से निकाल सकते हैं और इसकी स्थितियां यहां से निकाल सकते हैं। चौड़ाई निकालना, चौड़ाई निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन सबके बारे में डिटेल बात की जाएगी, लेकिन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इसे। हमारा कंसर्न क्या रहता है, आउट ऑफ फेज ले जाओ, मिलाओ तरंगों को, और वहां पर निम्निष्ट बनेगा, दो निम्निष्ट के बीच में कुछ तो बनेगा ही। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ध्रुवण क्या होता है। तो ध्रुवण पढ़ने से पहले यहां पर हमारा कंसर्न आज है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। तो अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ें या अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में पढ़ें। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, जब कंपन होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कंपन होते हैं वो क्या होते हैं, संचरण की दिशा में कंपन कर रहे होते हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ में होते हैं कंपन, वो संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये ऐसा कंसर्न है। अगर बात करते हैं कि जो लाइट होती है वो कैसी वेव है, तो लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस दिशा में अगर बी चलता है तो इस दिशा में ई चलता है, और इसके लंबवत चलती है तरंग। ये क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा। मतलब अगर x में हमारे पास तरंग चल रही है तो y और z दिशाओं में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन होते हैं। और इधर क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के दोलन होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के दोलन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और जब एक दूसरे के लंबवत ये दोलन हो रहे होंगे तो इनके लंबवत तरंग संचरित होती है। एक बात यहां पर ऑब्जर्व करो, जिधर तरंग चल रही है क्या ये दोलन उसके लंबवत नहीं है, हैं। तरंग चल रही x में, ये y और z में दोलन कर रहे हैं। तो y और z में अगर इसके दोलन हो रहे, तरंग चल रही है उसके लंबवत, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो प्रकाश होता है, पहले हाइगेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हाइगेंस ने क्या माना था कि ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य तरंग है। हाइगेंस ने माना था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में जो कंपन होते हैं, कंपन वो संचरण के लंबवत होते हैं, संचरण के लंबवत होते हैं। जिधर प्रकाश चल रहा होगा उसके नहीं, संचरण के दिशा में होते हैं। संचरण की कंपन संचरण की दिशा में होते हैं, दिशा में होते हैं, दिशा में होते हैं। और अगर दिशा में होंगे तो उस केस में क्या होगा, प्रकाश को हम अनुदैर्ध्य तरंग लेकर के चलेंगे। लेकिन विवर्तन में तो ये हाइगेंस ने ही मान लिया था कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो हाइगेंस ने ही मान लिया था, क्योंकि फ्राउनहोफर ने सिद्ध किया था, तो मान लिया कि ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग की खास बात, अनुप्रस्थ तरंग की खास बात ये होती है कि जो भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनके अंदर जब भी कंपन हो रहे होते हैं, कंपन, जो भी कण कंपन कर रहे होते हैं, कंपन संचरण के लंबवत होते हैं, संचरण के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। और अगर कंपन संचरण के लंबवत होंगे तो उस केस में हम कहेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग रखता है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग में कैसी तरंग है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक खास बात और, इनको उत्पन्न कैसे कराया जा सकता है, तो जब कोई आवेश तीव्र दोलन के साथ, तीव्र दोलन करता है,
तो वहां पर ये ईएम वेव बनती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती, जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगी तो इससे साथ क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो पढ़ा था कि जो ई होता है और बी होता है एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। अगर एक दूसरे के लंबवत चलेंगे तो तरंग इनके लंबवत चलती है। तो अगर हम प्रकाश को अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य मान के चलें तो कंपन तो उसमें संचरण की दिशा में होते हैं, यहां पर दिशा में नहीं। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने माना है ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो क्या किया हाइगेंस ने बाद में, फ्राउनहोफर ने जब बताया कि ये कैसी तरंग है, तो उन्होंने कहा था अनुप्रस्थ तरंग है, कहा अनुप्रस्थ तरंग मान लेते हैं। इसमें कंपन जो होते हैं संचरण के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उत्पन्न कैसे की जाती? तो आवेश जब ऑसिलेट करता है। लोगों ने पढ़ा था, सुपरफास्ट सीरीज चल रही थी, उसको अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसमें भी पढ़ा था कि अगर तीव्र गति से दोलन कर रहा होगा कोई आवेश तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश से उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि प्रकाश की जो तरंग होती, प्रकृति होती, वो कैसी? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसका ये डिस्कशन था। इसके बारे में और बात करें कि साधारण या ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जैसे लाइट जो हमारे ऊपर पड़ रही है, या फिर जो सनलाइट होती, प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश, वो कैसा होता है? तो उसमें अगर बात करें तो जैसे यहां पर मान लेते हैं ये सूर्य है, कुछ सूर्य से जो तरंगे निकल रही होती हैं, कोई प्रकाश स्रोत जो तरंगे उत्सर्जित करता है, प्रकाश तरंगे मान लिया, अनुप्रस्थ तरंगे ये भी मान लिया, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग का ही आगे देखेंगे ध्रुवण कराया जा सकता है, अनुदैर्ध्य का ध्रुवण नहीं कराया जा सकता। तो वह प्रकाश जिसमें कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के सापेक्ष सममित होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ध्रुवित अध्रुवित होते क्या है ये समझते हैं पहले। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ध्रुवित प्रकाश की उपस्थिति में प्लेन पोलराइज जब लाइट होती तो ध्रुवण होता है और वहां पर रोटेट करवा दिए जाते हैं समूह। वो बात वहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाला जाता है, बनाया कैसे जाता है वो यहीं से सीखेंगे हम लोग। तो एक तरीका यह है कि जैसे यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश तरंगों को उत्सर्जित कर रहा है। यहां पर ये जो है ये तल है, कंपन तल है, कंपन का तल है, ये कंपन तल है। तो अगर ये कंपन का तल है तो यहां पर तरंगे चारों दिशाओं में निकल रही होंगी, अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं। तो यहां पर जो ये एक्स अक्ष की दिशा है, एक्स अक्ष की दिशा, अगर एक्स अक्ष की दिशा में हम माने या फिर जेड अक्ष की दिशा में प्रकाश का संचरण मान लें तो एक्स और वाई में ये कंपन हो रहे होंगे। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि इस दिशा में चल रहा है प्रकाश इधर की तरफ, तो ये वाला जो तल होगा इसमें इधर कंपन होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, चारों तरफ कंपन हो रहे होंगे। मतलब इसके हर एक दिशा में कंपन हो रहे होंगे, लेकिन इसी तल में कंपन होंगे, इस तल के लंबवत कंपन नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरफ अगर तरंग जा रही तो कंपन इसी तल के अंदर होते हैं। उसी फिगर को यहां पर दिखाया गया है। तो ये होता है आध्रुवित प्रकाश। अगर कंपन हर दिशा में रहते हैं तरंग संचरण के लंबवत तो उसे कहते हैं आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश, यह आध्रुवित प्रकाश होता है। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट को हम इस सिलेबस में दिखाएंगे कैसे? तो इस तरह से दिखाया जाता है कि इसमें जो कंपन है वो कुछ इस तरह से है। अगर बात करें कि ऐसा कुछ मान लेते हैं, इस तरह से है, ये कोई तल है हमारे पास, तो इसमें कंपन ऐसे हो रहे हैं। इस कुछ कंपन होंगे जो इस तरह से हो रहे होंगे, कुछ कंपन होंगे इस तरह से होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये वाले कंपन को अगर हम इस दिशा में मान के चलें तो कुछ कंपन हो रहे हैं इस तरह से हो रहे हैं, कुछ ऐसे कंपन हो रहे हैं, ऐसे ये वाले कंपन हो रहे हैं, वो ये डॉटेड वाले दिखा रहे हैं हमें ये वाले, और जो ये वाले कंपन हो रहे हैं ये हमें तीर दिखा रहे हैं। तो तीर ये दिखा रहे हैं कि ये कंपन के जो तल का कण है, यहां पर जो कंपन के कण हैं ये वाले, ये बोर्ड के तल में है, बोर्ड के तल में है। और ये जो डॉट वाले दिखा रहे हैं ये क्या है? बोर्ड के तल के लंबवत हैं, बोर्ड के तल के लंबवत हैं, बोर्ड के तल के लंबवत हैं। तो ये बोर्ड के तल के लंबवत हैं और ये जो तीर बनाई गई हैं वो क्या है? इस तल के अंदर है। तो देखो दोनों के दोनों, चाहे बोर्ड के तल वाले हों या बोर्ड के तल के लंबवत वाले हों, इन सब के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो कोई ऐसी मतलब कह सकते हो जहां से स्रोत, जिससे तरंगे निकल रही हों और वहां से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उस प्रकाश के बारे में है कि अगर जिधर प्रकाश चल रहा है उसके अलावा जो बची हुई दो दिशाएं हैं उनमें अगर कंपन हो रहे हैं और हर दिशा में एक जैसे हैं, मतलब अगर बोर्ड में यहां पर 4 दिखाए गए तो बोर्ड के अंदर और बाहर आते जाते हुए 4 डॉट रखे गए ना, तो अंदर बाहर आते जाते 4 डॉट हैं और यहां पर तीर 4 बने हुए हैं। इसका मतलब है अगर हम इस अक्ष के सापेक्ष देखें तो सममित कंपन हो रहे हैं। और जब सममित कंपन होते हैं, यहां पर क्या है? कंपन जो हो रहे हैं वो कैसे कंपन है? सममित हैं।
और जब सममित कंपन होते हैं तो ध्यान रखेंगे कि सममित कंपन के केस में जो प्रकाश बनता है वो कैसा होता है, आध्रुवित होता है, आध्रुवित होता है। ये आध्रुवित प्रकाश हो गया। और यहां पर आध्रुवित प्रकाश या फिर साधारण प्रकाश की बात की जा रही थी। तो ये सूर्य का प्रकाश हो गया, आध्रुवित प्रकाश। कंपन के जो कण होते हैं वो संचरण की दिशा के लंबवत गतिमान हो, चाहे इधर से देखो, हर तरफ से अगर सममित दिख रहे हैं तब कहेंगे वो आध्रुवित प्रकाश है। और अगर इसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसके लिए पढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण तथा ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है? अभी हम लोगों ने देखा दो तरह की चीजें। जैसे यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास कंपन ये हो रहे हैं, ये वाले कंपन हो रहे हैं जो अंदर से बाहर की तरफ है, और दूसरे कंपन ये हो रहे हैं जो इधर की तरफ है। ठीक है, इस तरह के दो तरह के कंपन हो रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो 4 डॉट दिए गए थे, वापस आओ इस फिगर की तरफ, यहां पर 4 डॉट दिए गए, तो 4 डॉट को इस तरह से दिखा देते हैं अंदर से बाहर जाते हुए, और ये जो तीर वाले हैं तीरों को इस तरह से दिखा देते हैं। तो यहां पर एक तीर एक डॉट, यहां एक तीर एक डॉट, यहां एक तीर एक डॉट, यहां एक तीर एक डॉट। तो चाहे जिस तरफ से देखो सब तरफ से सममित दिखेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ डिस्टर्ब कर दिया जाए, जैसे यहां देखो इस वाले पॉइंट पर ये 2 हैं, यहां पर 3 दिए गए हैं, 1 2 और 3, ये 3 अलग अलग दिए गए हैं। तो यहां डॉट तो 3 है, लेकिन जो तीर बने हैं वो 4 हैं। तो डॉट हो गए 3, तीर हो गए 4। इसका मतलब ये सममित रहा नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड के तल में जो कंपन कर रहे हैं वो तो तीर है, तो तीर जो बोर्ड के तल में कंपन कर रहे हैं वो 4 है। बोर्ड के तल के जो लंबवत कंपन हो रहे हैं वो तो केवल 3 है ना। तो दोनों सममित कहां रहे? तो दोनों अगर सममित नहीं रहे तो इस केस में हम बात करते हैं, और दोनों सममित नहीं है फिर भी यहां पर कुछ कम या ज्यादा है, तो इसे कहते हैं आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है इसे, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उसी तरह से देखो यहां पर है, तीर कर दो कम, डॉट ज्यादा कर दो, तो देखो तीर 3 है, डॉट ज्यादा है, तो यहां पर भी एक ऐसा है आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश ये आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है। लेकिन ऐसा भी तो कराया जा सकता है, सारे डॉट वाले हटा दिए जाएं या सारे तीर हटा दिए जाएं। तो अगर सारे डॉट हटा दिए जाते हैं तो यहां पर क्या हो गया, ये समतल, कंपन सब एक ही तल में आ गए ना, तो समतल, और एक ही तरह के हैं तो ध्रुवित, और ये क्या हो गया, प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश है। यहां पर सारे तीर ही हटा दिए गए तो ये भी क्या है, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश। एक ही तल में चले गए ना, समतल ध्रुवित प्रकाश, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ये आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं, मतलब जो भी 2 अलग अलग दिशाएं बननी है उसमें डॉट और तीर बराबर बराबर है, इसका मतलब वो अध्रुवित है। डॉट कम तीर ज्यादा, तीर कम डॉट ज्यादा, तो उस केस में आंशिक होगा। केवल डॉट है या केवल तीर है तो उस केस में समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या है? ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसके कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के सापेक्ष सममित नहीं होते। सममित नहीं, देख लो यहां पर 3 है अंदर से बाहर की तरफ, 4 है ऊपर से नीचे की तरफ, 4 है अंदर से बाहर की तरफ, 3 ऊपर से नीचे की तरफ। यहां पर अंदर से बाहर की तरफ है, ऊपर नीचे है ही नहीं। यहां पर देखो ऊपर नीचे है, अंदर बाहर है ही नहीं। तो ये होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ये आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होता है। और यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, प्रकाश के कंपनों के किसी तल में एक दिशा में सममित रहने पर जो प्रकाश होता है एक दिशा में सममित रहे, देखो अंदर से बाहर की तरफ रहें या फिर उसी बोर्ड के तल में रहें, अगर ऐसा होता तो इसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, या फिर इसे कहा जाता है लीनियर पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, रेखीय ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। कंपन हो रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो प्रकाश संचरण की दिशा के सापेक्ष सममित हैं तो सम्मित होंगे। तो अगर पूरी तरह से सम्मित है तब तो हम ये कह सकते हैं कि एक तल में आ जाएंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। कुछ सम्मित है, कुछ सम्मित नहीं है, या सम्मित है ही नहीं, कुछ डॉट है, कुछ तीरे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है। इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं, यहां पर समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल और ध्रुवण तल क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कंपन तल क्या होता है। किसी समतल ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए परिभाषित किया गया है इसे, जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा एवं प्रकाश के कंपन की दिशा होती है। मतलब जिधर प्रकाश चल रहा है, फिर से क्या कहा है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश
का कंपन तल वह तल है जिसमें प्रकाश का संचरण की दिशा एवं प्रकाश के कंपन, संचरण जिधर हो रहा है कंपन भी उधर ही हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। यहां देख लो कौन सा कंपन तल है इसके अंदर, तो ये जो डॉटेड वाली लाइनें बनी हुई हैं, ये जो तीर बने हुए हैं, वो इस वाले बोर्ड के तल में है हमारे। तो बोर्ड के तल में अगर ये कंपन हो रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कंपन तल है। सही है, ठीक है। और दूसरा ये होता है किसी समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा होती है, प्रकाश संचरण की दिशा होती है और वहां पर प्रकाश के जो कण हो रहे थे कंपन कर रहे थे, तो प्रकाश संचरण की दिशा एवं प्रकाश के कंपन की दिशा होती है। यहां पर देखो उसका दूसरा लिखा गया है, किसी समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है प्रकाश के संचरण की दिशा होती है और लेकिन कोई कंपन नहीं होता, तो ये होता है ध्रुवण तल। एक बार यहां से देख लो ध्रुवण तल कौन सा, ये तल है। क्या इसमें कोई कंपन है? नहीं है, इसमें कोई कंपन नहीं है, क्योंकि जो इस कंपन हो रहा है वो इस वालों में हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं इस तरह से। तो इस वाले में कंपन हो रहा, तो ये हो गया कंपन तल, ये हो गया ध्रुवण तल, ठीक है। और इस दिशा में प्रकाश आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये दो पॉइंट अलग अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे। ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है। एक अगला पॉइंट, ध्रुवण तल तथा कंपन तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं और जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर प्रकाश का संचरण होता है। तो देखो ये एक ऐसे तल बना है, एक ऐसे तल बना है, जहां पर दोनों काट रहे होंगे, तो यहां कहीं पर देखो काट रहे हैं, जहां मार्कर है यहां पर कहीं पर काटेंगे ऐसे, तो ये जो मार्कर होगा ये बताएगा कि प्रकाश चल किधर की तरफ रहा है। तो कंपन तल जिसमें कंपन हो रहे होंगे और उसके जो लंबवत होता है वो ध्रुवण तल होता है, जहां एक दूसरे को काटते हैं उस दिशा में प्रकाश आगे बढ़ता है। तो ये दोनों बात यहां से समझ में आई कि समतल ध्रुवित प्रकाश था, ये इधर से इधर की तरफ चल रहा था, कंपन के तल इस वाले तल में थे तो ये कंपन तल हो गया। इसके लंबवत ये जो तल अंदर से बाहर की तरफ आता जाता दिख रहा था उसमें क्या था, तो उसमें ये कंपन के लंबवत तल था, तो इसे हम ध्रुवण तल कह रहे थे। ये ध्रुवण होकर के आया था प्रकाश, तो ध्रुवण तल हो गया। इसको आगे यहां पर एक नए पॉइंट से समझते हैं, ये हमारे सिलेबस में इस बार है, पॉइंट लगा करके लिख लो। इसको पढ़ाने से पहले यहां पर हम एक बात बता देते हैं, अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखा गया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास दिया गया है पहला पॉइंट, इसे कहा जाता है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, कभी इस पर अगर कोई फार्मूले पर सवाल बन जाए तो कर सकते हैं। कैसे? ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? ब्रूस्टर का नियम यह कहता है कि ये कहते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का वो किसके बराबर होता है, तो आप ध्रुवण कोण जो होता है उसकी स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, ध्रुवण कोण की, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, tan को स्पर्शज्या तो कहते हैं, के बराबर होता है, बराबर होता है। याद रखेंगे इसे, म्यू बराबर tan IP होता है। तो ब्रूस्टर का नियम है ये, कभी यहां पर IP दिया होगा तो म्यू निकालना होगा, तो IP निकालना चाहो तो निकाल लो। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ म्यू लिखा जाएगा। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। तो ये ब्रूस्टर का नियम होता है और इस तरह से हम कंपन तल को परिभाषित करते हैं और इस तरह से हम कंपन तल ध्रुवण तल को अलग कर पाते हैं क्या होते हैं। और यहां पर प्रकाश का जो ध्रुवित प्रकाश होता है वो क्या होता है, और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि जो साधारण प्रकाश होता है क्या होता है। यहां पर पढ़ा प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग ना होकर के अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग पहले थी, अब मान लिया गया कि वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब बात कर लेते हैं जो हमारा जो सिलेबस में इस बार दिया गया है वो है समतल जो ध्रुवण प्रकाश हमें मिल रहा है। प्रकाश हमें मिलना चाहिए ध्रुवण, ध्रुवण से मिले प्रकाश, मतलब डॉट और तीर जो होते हैं वो बराबर बराबर ना हो तो प्रकाश ध्रुवित रहता है। वही यहां पर पॉइंट है कि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे कराया जाता है। तो यहां पर एक बार चेक करो, देखो 1 2 3 4 5, 5 तीर हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 डॉट हैं, तो ये सममित है ना। और यहां पर देखो लंबवत और पैरेलल, लंबवत का मतलब क्या हुआ, इधर चल रहा प्रकाश तो इसके लंबवत और जो डॉट लगे हैं वो पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल तो यहां पर प्रकाश कैसा है, आध्रुवित है, आध्रुवित है। और प्रकाश अगर आध्रुवित हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि आध्रुवित प्रकाश यहां पर आकर के गिरेगा पहली सतह के ऊपर, और ये किस कोण पर आकर के गिरता है उस कोण को कहा जाता है आईपी, ध्रुवण कोण कहते हैं, और इसे आर लिखा जाता है और इसे आर लिखा जाता है। तो
तो यहां पर आईपी हो गया। माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं इस जो भी प्रकाश आकर के गिर रहा है। तो अगर ध्रुवण कोण के ऊपर आकर के कोई प्रकाश से किरण आपतित होती है, ये क्या है, आपतित किरण है या आपतित प्रकाश है। और आपतित प्रकाश कैसा प्रकाश है, तो आध्रुवित प्रकाश है। तो जब आध्रुवित प्रकाश आपतित होता है किसी भी स्लैब के ऊपर, यहां पर क्या है, ये कोई कांच की पट्टिका है जिसका अपवर्तनांक दिया गया, मान लेते हैं म्यू, कांच की पट्टिका है। तो यहां पर जब ये आकर के आपतित होगा प्रकाश, तो पहली बार जब सतह के ऊपर आपतित होता है तो यहां पर जो लंबवत कंपन हो रहे हैं, लंबवत कंपन कौन से हो रहे हैं, ये वाले जो कंपन वो लंबवत कंपन हो रहे हैं ना डॉट वाले, तो डॉट वालों का जो 15% होता है वो इधर चला जाता है, डॉट का 15% इधर चला जाता है, 15% इधर चला गया। तो डॉट था कितना, तो डॉट था हमारे पास ये वाला समांतर वाला होगा, ये वाला, ये लंबवत है, तो ये हमारे पास 100% था, 15% पहली सतह से परावर्तित हो जाता है। तो ये क्या है, परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित हो गया पहली सतह से, क्योंकि हम जानते हैं पूरी तरह से अपवर्तन नहीं होता, पूरी तरह से परावर्तन नहीं होता। तो अपवर्तन होगा यहां पर तो कुछ ना कुछ प्रकाश तो उधर भी लौटेगा, तो वो 15% डॉट को लेकर के चला जाता है। अब बाकी के बचे हुए डॉट और क्रॉस आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्रॉस 1 2 3 4 5 क्रॉस है, 5 क्रॉस बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 3 डॉट थे, उनमें से कुछ डॉट इधर चले जाते हैं। बनाना चाहो और भी बना लो, यहां पर डॉट कितने थे, 5 थे, यहां पर 3 बचे, 4, जो भी बनाना चाहो बना लो। उसमें से जैसे देखो यहां 15% चला गया, मतलब यहां पर डॉट जो थे 15% डॉट क्या हो गए, परावर्तित हो गए, परावर्तित हो गए। बाकी के कितने बचे, तो 85% बचे। जब वो दूसरी बार दूसरी सतह के ऊपर आकर के गिरेंगे तो वो भी क्या होंगे, उस 85% का 15% फिर से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो डॉट 15% और परावर्तित हो गए। अब क्या हुआ, कुछ डॉट बचे जो इधर की तरफ निकल के गए। तो देखो लंबवत वाले जो कंपन बचे वो 72% बचे, और यहां पर पैरेलल वाले 100% बचे रह गए। ठीक है, ये इतना रेशियो होता है, याद रखना चाहें तो याद रखें, अदरवाइज ये प्रोसेस कैसे हो रहा है उसे जरूर समझें। तो यहां से 100% आए, 15% डॉट इधर चले गए, 85 इधर गए। दूसरी सतह पर जब गिरे तो 85% जो कंपन थे डॉट वाले वो इधर की तरफ चले गए, तो बाकी के बचे हुए इधर चले जाएंगे। यहां पर जो ये तीर है, उन तीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, वो इस तल में है, और इस तल को क्या कहा जाता है, आपतन तल कहा जाता है। याद होगा आपतन तल, आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही का तल में होते हैं, पहला नियम याद होगा। तो ये आपतन तल है, तो आपतन तल में जो कंपन हो रहे होते हैं वो कंपन जैसे के तैसे निकल जाते हैं, लेकिन इनके लंबवत जो कंपन होते हैं वो हर बार सतह से टकराने के बाद 15% क्या होता है, वो डॉट यहां से बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। तो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ निकलते जाएंगे तो हमारे पास तीर तीर बचते रहेंगे। अगर इसको और ज्यादा पोलराइज करवाना है, ये तो आंशिक रूप से ध्रुवित है, आंशिक रूप से ध्रुवित है। अगर पूरी तरह से ध्रुवित करवाना हो तो क्या कर सकते हैं, तो पूरी तरह से जब भी इसे ध्रुवित करवाना हो तो क्या करो, लेयर्स लगा दो खूब सारी। तो कैसे लगा सकते हैं लेयर्स, देखो इधर नए पेज पर लगाओ लेयर्स और इसको ऑब्जर्व करो। कैसे, ये ऐसा कुछ मान लेते हैं हमारे पास ये पहली पट्टी है, ठीक है, और ये दूसरी पट्टी है, 1 मिनट, ये दूसरी पट्टी है यहां कहीं पर, या इसी को हम बढ़ा के लिखते हैं ऐसा कुछ, एक ऐसी पट्टी, दूसरी ऐसी पट्टी है, ये तीसरी ऐसी पट्टी है, चौथी पट्टी इस तरह से दे रखी है, ऐसी पट्टियां लगी हुई हैं। अब यहां से देखो, जब प्रकाश आकर के यहां पर आपतित होगा तो उसके अंदर डॉट भी होगा। 3 डॉट मान लेते हैं, 3 यहां पर, ये लंबवत वाले हैं, बराबर बराबर 100% है। यहां पर जब आकर के गिरेगा तो इधर डॉट का 15% चला जाएगा, बाकी का बचा इधर गिरेगा। फिर दोबारा से डॉट का 15% चला जाएगा, इधर चला जाएगा। उसके बाद फिर से इधर की तरफ बढ़ेगा, डॉट का 15%, ऐसा नहीं शुरुआत का 15, यहां पर 15 तो 85 का 15, उसके बाद फिर उस जो भी बचेगा उसका 15, फिर 15 करते चले जाएंगे। आखिरी में जब यहां से प्रकाश बाहर निकलेगा ना तो उसमें केवल और केवल वो कंपन बचे रह जाएंगे जो आपतन तल में हैं।
यहां पर ये कौन सा तल है? ये वाला तल बोर्ड क्या है? आपतन तल है। तो यहां पर केवल आपतन तल के कंपन बाहर निकलेंगे और इनको क्या कहेंगे? तब ये तो एक ही तल में है और एक ही तल में होते तो क्या कहते हैं? ये समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है इसे। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि अगर एक से ज्यादा पट्टिकाएं रख दी जाएं आपतित प्रकाश के मार्ग में, तो हर बार वो डॉट को 15% भेज देंगी परावर्तन से। तो क्या होगा? फाइनली जो प्रकाश बाहर निकल रहा होगा कई बार अपवर्तन के पश्चात, उस केस में क्या होगा? जो भी आपतन तल में कंपन होते वो एज इट इज बाहर चले जाते हैं और उसके लंबवत वाले जितने भी कंपन होते उनको ये क्या करता है? परावर्तित कर देता। तो इधर परावर्तन के पश्चात जो इधर प्रकाश बढ़ेगा, परावर्तन के पश्चात जो इधर प्रकाश जाएगा, ये जो प्रकाश परावर्तन के पश्चात इधर बढ़ेगा, ये प्रकाश जो इधर बढ़ेगा, उसमें क्या होंगे? केवल डॉट होंगे। इसमें क्या होंगे? केवल डॉट होंगे। तो केवल जब डॉट मिलेंगे हमें, केवल डॉट मिलेंगे, तो उनके जो तल होंगे कंपन के तल, वो इस आपतन तल के लंबवत आएंगे। तो इधर भी हमें क्या मिलेगा? समतल ध्रुवित प्रकाश ही मिलेगा, ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो हमें यहां भी समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, यहां भी समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो अगर पूर्ण रूप से हमें ध्रुवित प्रकाश चाहिए तो पट्टिकाएं लगा दो, अगर एक ही लगाएंगे तो कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा होगा। तो ये होता है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कराना हो तो इस तरह से कराएंगे, 100% ले जाना हो तो पट्टिकाएं लगा दो खूब सारी। फाइनली क्या होगा? केवल वो कंपन बाहर निकलेंगे जो आपतन तल में होंगे और उसके लंबवत वाले सारे के सारे परावर्तित हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा नंबर में पट्टिकाएं लगी हैं तो। और उसके विपरीत दिशा में जो होंगे वो सारे डॉट को अलग कर देगा। तो सारे डॉट जब एक साथ मिलेंगे तो वहां पर भी समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, इधर भी समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो था, ब्रूस्टर का नियम क्या था? तो म्यू की वैल्यू tan IP होती किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। जब परावर्तन द्वारा ध्रुवण पढ़ाया जाता है तब वहां पर यह आता है। परावर्तन द्वारा ध्रुवण इस बार हमारे सिलेबस में है नहीं तो उसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन ये नियम इंपॉर्टेंट था तो इसको पढ़ लिया। ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देखा कंपन तल और यहां पर ध्रुवण तल क्या होते, परिभाषा पढ़ ली। यहां पर देखा प्रकाश का ध्रुवण या ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, और यहां पर पढ़ा अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, साधारण प्रकाश, और पढ़ा यहां पर कि जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग है और यहां उसके अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि भी होती है। तो ध्रुवण केवल तरंगों का गुण है। फिर से वापस, केवल तरंगों में ध्रुवण हो सकता है और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में हो सकता है। तो यहां पर जो न्यूटन के कणिका सिद्धांत था वो अब यहां पर डोमिनेटिंग नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पर लगातार प्रयोग होते जा रहे हैं और जो भी तरंग प्रकृति है उसके प्रभाव यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी पुष्टि होती है ध्रुवण के द्वारा। तो जब शुरुआत किया था किरण प्रकाश की व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, वो यहां से शुरू होते हैं। तो ध्रुवण पढ़ा आज की क्लास में, व्यतिकरण पढ़ लिया, विवर्तन पढ़ लिया। इसके बाकी के बचे पॉइंट्स हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।